मसीह का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। नोएडा में खुला एक बहुत बड़ा घोटाला। ये घोटाला क्या हो रहा था, कैसे चल रहा था, यह है हमारी आज दिन की सबसे बड़ी खबर। घोटाले और भी चल रहे हैं, घोटाले ऑनलाइन भी चल रहे हैं, घोटाले ऑफलाइन भी चल रहे हैं, घोटाले जीएसटी में भी चल रहे हैं, घोटाले उन डिजिटल एप्स पे भी चल रहे हैं जो लोन देती थी। उन्हें नकेल कसने के लिए कुछ नए नियम आए हैं, वो भी जानेंगे दिन की सबसे बड़ी खबर में। खबरें कुछ और भी हैं विश्लेषण के लिए, और विश्लेषण के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आपको यह बता दें कि और कौन सी खबरें चुनी गई हैं आज शो के लिए। शुरुआत मानसून की खबर के साथ। मानसून की गाड़ी क्या और लेट होगी? आ गई टीवी, मोबाइल, लैपटॉप की महंगाई। ऑटो बिक्री के नंबर क्या बता रहे? क्या खत्म होने वाला है ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दौर? क्या अब उड़ पाएगी गो एयर एयरलाइंस? रिवाइवल प्लान सौंपा है डीजीसीए को, कितना मुतमईन होता है डीजीसीए ये देखना होगा। आगे की राह कितनी आसान है ये देखना होगा एयरलाइंस के लिए। और जीएसटी में घोटाले ही घोटाले, ये है दिन की सबसे बड़ी खबर जिस पे हम करेंगे चर्चा। शुरुआत मानसून के साथ। देश में गुरुवार से आधिकारिक तौर पर मानसून सीजन की शुरुआत हो चुकी है। मानसून के 4 जून तक केरल पहुंचने की संभावना थी, लेकिन अब इस पर संशय बन गया है। मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि गुरुवार तक मानसून श्रीलंका में भी नहीं पहुंचा है। उधर अरब सागर में बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से मानसून को लेकर नई आशंका बढ़ गई है। कम दबाव का क्षेत्र अगर चक्रवाती तूफान में तब्दील होता है तो उसकी वजह से मानसून के आगे बढ़ने में देरी हो सकती है। हालांकि अभी तक चक्रवात की आशंका कम है। इधर यानी गुरुवार को देश भर में औसत के मुकाबले 16% ज़्यादा बरसात हुई। पहला दिन था मानसून का, 16% ज़्यादा बरसात हुई। लेकिन ये बरसात कहाँ हुई? अधिकतर उत्तर पश्चिम भारत में हुई है। इसकी वजह पश्चिम विक्षोभ है। सर, क्या मानसून आने में और देरी हो सकती है? आज जो मानसून के बारे में हमारे पास अपडेट आ रहा है, जो हम सैटेलाइट की तस्वीर पर देख पा रहे हैं, जो आंकड़े मिल रहे हैं, उस हिसाब से मानसून की जो प्रगति है वो अभी मालदीव्स, साउथ कॉमोरिन, कोलम, श्रीलंका के आसपास वहाँ तक भी नहीं पहुँची है। जो गतिविधियाँ मानसून को लेकर सामान्य दिनों में दिखती हैं, यानी जो पिछले रिकॉर्ड हैं जिस हिसाब से मानसून को गति करना चाहिए, अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में दोनों जगह मानसून में उस तरीके की रफ्तार नहीं दिखाई दे रही है। 1 जून निर्धारित तारीख थी, वहाँ तक मानसून को तट पर पहुंच जाना चाहिए था। वो समय सीमा पूरी हो चुकी। 4 जून की नई समय सीमा मौसम विभाग की तरफ से दी गई थी। लेकिन जिस तरीके के मौसमी बदलाव मानसून के प्रभाव वाले क्षेत्र में समुद्री इलाकों में दिखाई दे रहे हैं, उस हिसाब से 4 जून की समय सीमा को लेकर भी थोड़ा संदेह बनता दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि 4 जून की समय सीमा भी पीछे थोड़ी सी आगे बढ़ सकती है। एक और दूसरी चीज़ है कि अगर 4 जून की समय सीमा पर मानसून आता भी है तो शायद उसकी रफ्तार या उसकी ताकत उतनी क्षमता के साथ नहीं होगी। मानसून की गति पर इस समय इस साल पूरी दुनिया की नज़रें हैं भारत के मानसून पर, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़रें एल निनो से होने वाले घटनाक्रम पर है। और एल निनो के असर को नापने का सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय पैमाना भारतीय मानसून की रफ्तार है। भारतीय मानसून की परिस्थितियों के आधार पर ही तय होगा कि साल का एल निनो पिछले अनुभवों के हिसाब से कैसा रहा था। हमें याद रखना होगा कि मौसम विभाग के पुराने रिकॉर्ड बताते हैं कि हर साल का एल निनो कुछ अलग होता है। हर बार आने वाले एल निनो की प्रकृति कुछ दूसरे तरीके की होती है। इसलिए मानसून के छोटे छोटे घटनाक्रम पर कि मानसून कहाँ किस हिस्से में चल रहा है, इस पर नजर रखी जा रही है। केंद्र सरकार जल्द खरीफ फसलों के नए समर्थन मूल्य की घोषणा कर सकती है। इस बार समर्थन मूल्य में 3 से 8% की बढ़ोतरी संभव है। धान का संभावित समर्थन मूल्य बढ़कर 2100 से 2200 रुपये होने का अनुमान है। फिलहाल ए ग्रेड धान का एमएसपी जो है वो 2060 रुपये है। साथ में मक्का का समर्थन मूल्य 2050 से 2100 रुपये के बीच होने का अनुमान है, जो फिलहाल 1962 रुपये। आमतौर पर केंद्रीय कैबिनेट जून में ही खरीफ फसलों का नया समर्थन मूल्य घोषित करती है। सर, इस बार का समर्थन मूल्य इतना अहम क्यों है? इस बार का समर्थन मूल्य दो महत्वपूर्ण चीज़ों के कारण ध्यान रखने वाला है और जिस पर लोगों की निगाहें हैं। पहली चीज़ तो है कि ये साल मौसम की दृष्टि से काफ़ी चेतावनियों से भरा हुआ है। मानसून कमज़ोर रहने की संभावना है, सूखे की आशंका भी है। पिछले साल भी हमने मानसून में कमज़ोरी शुरुआती दिनों में देखी थी, पर बाद में मानसून सुधरा था। लेकिन इस बार स्पष्ट रूप से सरकार कई तरह से तैयारियों में लगी हुई। ऐसी स्थिति में फसलों की बुआई भी लेट हो सकती है, फसलों का रकबा भी घट सकता है। और
इन परिस्थितियों की रोशनी में क्या सरकार ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहेगी किसानों को कि इन पर मौसमी परिस्थितियों के बावजूद वो थोड़ा ज़्यादा बुआई करें? इस बात की उम्मीद की जा रही है हालांकि, लेकिन जो बढ़ोतरी के आंकड़े अभी हमको मिल रहे हैं, हालांकि ये प्रस्ताव कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के पास जाएगा, उसके बाद पता चलेगा कि वास्तविक बढ़ोतरी क्या हुई। वो सामान्य रूप से 4 से 8% की बढ़ोतरी दिखती है, जो कि आप महंगाई दर के आसपास की बढ़ोतरी मान सकते हैं। और दूसरा जो पहलू इसका है वो ये कि सरकार की एमएसपी नीति बाजार के दबावों के सामने हार रही है। हमने अभी देखा कि रबी की खरीद का मौसम है, गेहूं की खरीद का मौसम अब लगभग खत्म होने के करीब है और सरकार अपने खरीद के लक्ष्य से पीछे रह गई। बाजार की कीमतें रबी के मौसम में गेहूं में ज़्यादा रहीं और किसानों ने सरकार को गेहूं बेचने के बजाय बाजार में गेहूं बेचने को तरजीह दी। सरकार के पास गेहूं नहीं आया है। अगर इस नसीहत को शामिल किया जाए और इस बीच में और ये भी ध्यान रखा जाए कि मानसून के खराब मानसून के असर से धान की और खरीफ की फसलों के उत्पादन में कमी हो सकती है। अगर आप दालों की कीमत या कुछ खास तिलहनों की कीमत को भी बाजार में देखें जो एमएसपी से ऊपर चल रही हैं, तो इस हिसाब से तो सरकार को इस बार खरीफ के एमएसपी में ज़्यादा बढ़ोतरी करनी चाहिए ताकि किसानों को बेहतर प्रोत्साहन मिल सके। लेकिन यहाँ पर वही समस्या आती है कि राजकोषीय स्तर पर सरकार के पास कितनी एमएसपी देने की सुविधा है और एफसीआई कितना अनाज खरीद सकेगी। इसलिए इस बार के एमएसपी पर लोगों की निगाह रहेगी। नया टीवी, लैपटॉप या फिर स्मार्टफोन खरीदने वालों को ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है, क्योंकि ओपन सेल महंगे होने के साथ टेलीविजन निर्माताओं ने अपनी कीमतें बढ़ाना शुरू कर दी हैं। जल्दी लैपटॉप और स्मार्टफोन की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। टीवी निर्माताओं का कहना है कि ओपन सेल पैनल की कीमत औसतन 15% बढ़ चुकी है। बड़े स्क्रीन वाले टीवी के लिए ये कीमत और भी ज़्यादा है। क्या है सर ये ओपन सेल? ओपन सेल टीवी का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि एलसीडी पैनल और एलईडी पैनल में लगाया जाता है। ये एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसकी कीमत सीधे टीवी, लैपटॉप और जो भी स्क्रीन के से जुड़े हुए इक्विपमेंट्स हैं उनको प्रभावित करती है। खासतौर से जो बड़ी और मझोली स्क्रीन वाले इक्विपमेंट हैं, चाहे आपके लैपटॉप का स्क्रीन हो या टीवी पैनल्स हो, इनके आयात बढ़ने के कारण, उनकी कीमत बढ़ने के कारण टीवी की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना दिखाई दे रही है। कंपनियां इस कोशिश में हैं कि वो ओपन सेल्स का थोड़ा स्टॉक्स भी क्रिएट कर सकें अपने पास, जिससे कि आने वाले समय में कीमतों में बढ़ोतरी से बचा जा सके। इलेक्ट्रॉनिक्स में, खासतौर पर टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने कीमतों में हाल फिलहाल में बढ़ोतरी नहीं देखी थी। मोबाइल फ़ोनों में तो हमने बढ़ोतरी देखी थी, लैपटॉप में भी कीमतों में बढ़ोतरी देखी थी, पर टीवी का मार्केट, खासतौर से भारत में स्मार्ट टीवी का मार्केट तेज़ी से उभर रहा है। वहाँ हमें अब महंगाई 10% तक की महंगाई आती दिखाई दे सकती है। गुरुवार को ऑटो कंपनियों की तरफ से गाड़ियों की बिक्री के आंकड़े जारी किए गए। आंकड़ों से पता चला कि मई के दौरान इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल की बिक्री का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया। सरकार की तरफ से सब्सिडी खत्म किए जाने के बाद आशंका थी कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां महंगी होंगी। ऐसे में ग्राहकों ने मई में ही गाड़ियों की खरीद की है और 1 जून से इलेक्ट्रिक दाम 2 व्हीलर के दाम भी बढ़ गए हैं। गाड़ियों की बिक्री के आंकड़े ये भी बताते हैं कि कॉमर्शियल गाड़ियों की सेल में रफ्तार थोड़ी सुस्त है। और क्या बता रहे हैं सर ऑटो के आंकड़े? मई के आंकड़ों में काफ़ी दिलचस्प घटनाक्रम हमको ऑटोमोबाइल बाजार में दिखा, कंपनियों के नज़रिए से भी और वाहनों की बिक्री के नज़रिए से भी। पहले हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के वाहनों की बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी 2 व्हीलर्स को लें। क्योंकि 2 व्हीलर्स पर 1 जून से सब्सिडी खत्म होने वाली थी, तो कंपनियों ने अपने स्टॉक्स को तेज़ी से बेचा सस्ती कीमत पर। हमने इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, दोपहिया वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी देखी। जबकि जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, जिनके आधार पर आप अर्थव्यवस्था में विकास की मांग की रफ्तार नाप सकते हैं, उनकी बिक्री में कमी आई। कार कंपनियों की बिक्री में एक बड़ा उलटफेर हुआ। मारुति तेजी से वापस लौटी अपनी बिक्री के साथ। मारुति ने करीब 1,43,000 के आसपास कारें बेची मई में, जो पिछले साल से 4.7% ज़्यादा है। बलेनो, स्विफ्ट और वैगन आर की बिक्री सबसे ज़्यादा रही। मारुति ने एक तेज वापसी की बाजार में इस महीने में। हुंडई ने भी वापसी की बाजार में। हुंडई की कारों की भी बढ़ोतरी दिखाई दी। करीब 48,000 कारें हुंडई ने बेची। इसमें भी क्रेटा और वेन्यू एसयूवी की बिक्री वापस लौटती दिखाई दी मई के महीनों में। टाटा मोटर्स, जो अभी तक बाजार को लीड कर रही थी, बाजार में तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, उसकी बिक्री में इस बार हमने गिरावट देखी। जो आंकड़े बताते हैं, टाटा मोटर्स की बिक्री में करीब 2.2% की कमी आई है। यानी मारुति और हुंडई ने अब प्रतिस्पर्धा देना शुरू कर दिया अपने वाहनों के तौर पर। महिंद्रा की बिक्री भी डाउन हुई इस महीने, मई के महीने में करीब 8.6% के आसपास मई के महीने में महिंद्रा की गाड़ियों की बिक्री घटी है। लेकिन अभी भी स्कॉर्पियो, थार और एक्सयूवी इनकी बड़ी कारें हैं और शायद महिंद्रा की बिक्री घटने की वजह शुभम बड़ी वेटिंग लिस्ट भी हो सकती है, लंबी वेटिंग लिस्ट हो सकती है। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस स्कूटर और बजाज ऑटो, इन तीनों ने, दोपहिया कंपनियों ने अपनी बिक्री में बढ़ोतरी दर्ज की है। संकट में फंसी एयरलाइन गो फर्स्ट के अंतरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए को 6 महीने का रिवाइवल प्लान सौंपा है। रिपोर्ट में कहा गया है
कि एयरलाइंस ने डीजीसीए को बताया है कि वे 26 जहाज़ों और 400 पायलट के साथ ऑपरेशन शुरू करने के लिए तैयार हैं। एयरलाइन ने डीजीसीए को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से सपोर्ट का भी भरोसा दिया है। तो सर क्या माने, उड़ेगी अब गो एयर? अब डीजीसीए के हाथ में है। हालांकि जो 26 एयरक्राफ्ट और 400 पायलट के रोल्स की बात कही गई है, ये बात डीजीसीए तय करेगी। उसे जाकर कंपनी के कामकाज का ऑडिट करना होगा और उसकी क्षमताओं को देखना होगा। डीजीसीए जो गो एयर ने जिन फ्लाइट्स को खोलने की बात कही है, जिन रूट्स पर फ्लाइट्स खोलने की बात कही है, वो रूट्स उतने व्यस्त नहीं। दिल्ली श्रीनगर और दिल्ली लेह की चार्टर्ड फ्लाइट तुरंत शुरू करने की बात कही है और ये 6 महीना का रिवाइवल प्लान है। डीजीसीए इस बात पर तय करेगा कि क्या कंपनी के पास इतनी क्षमता है कि वो जो उड़ान जारी रख सकती है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी बीच में जो बैंक्रप्सी अदालत में या जो बैंक्रप्सी कोर्ट में सुनवाई चल रही, उसका नतीजा भी इसी दौरान आएगा कि कंपनी अपनी दिवालियेपन से वापस उभरेगी कि नहीं उभरेगी। कंपनी को 2 रिवाइवल प्लान प्रस्तुत करने हैं। एक रिवाइवल प्लान अपनी सेवाएं शुरू करने का और दूसरा कंपनी को बैंक्रप्सी से निकाल कर रिवाइव करने का, यानी जो कंपनी के प्रवर्तक हैं अगर से दोबारा लेना चाहते हैं तो तो उसका प्लान प्रस्तुत करना पड़ेगा। यह एक दिलचस्प पेंच है। कंपनी दिवालिया होने के बाद भी अपनी सेवाएं दोबारा शुरू करना चाहती है और वो उसके लिए डीजीसी से बात कर रही है। दूसरी तरफ कंपनी के लेंडर्स, कंपनी के जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं, कंपनी को जहाज देने वाले लोग हैं, वो इसे दिवालिया मानकर इससे अपनी वसूली की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों परिस्थितियों के बीच एक अनोखा सा केस है जो बैंक्रप्सी अदालत के सामने, भारत की जो बैंक्रप्सी कोर्ट के सामने है। इस परिस्थिति में क्या फैसला आएगा, इस पर हमें डीजीसीए और बैंक्रप्सी कोर्ट के नतीजों का इंतजार रहेगा। अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ऑस्ट्रेलिया की निवेशक कंपनी मैक्वारी से 3,110 करोड़ रुपए की सड़क संपत्ति को खरीदने के करार से पीछे हट गई है। अदानी रोड और मैक्वारी के बीच गुजरात के सड़क संपत्तियों के लिए अगस्त 2022 में करार हुआ था, लेकिन अब अदानी ग्रुप की कंपनी इस करार से पीछे हट गई है। सर क्यों पैर पीछे खींचे और ये करार था क्या दरअसल? अडानी समूह हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अपनी परियोजनाओं को सिकोड़ रहा है, अब फंड्स बचाने की कोशिश कर रहा है। अडानी ने रोड सेक्टर में उतरने की पिछले साल बड़ी योजना बनाई थी। पिछले 5-1 सालों में अडानी समूह ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लगभग सभी क्षेत्रों में उतरने की कोशिश की थी और उसमें यह सबसे बड़ा निवेश था अडानी समूह का, जिसमें मैक्वारी एशिया से इन्होंने आंध्र प्रदेश और गुजरात में 3,110 करोड़ के रोड पोर्टफोलियो खरीदे थे। मैक्वारी वो कंपनी है ऑस्ट्रेलिया की जिसने भारत में जब सड़कों का निजीकरण शुरू हुआ था और उन्हें बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफ़र की प्रोसेस पे सड़कें दी गई थी, तो मैक्वारी ने भारत सरकार से, NHAI से कुछ सड़कें ली थी चलाने के लिए। पर मैक्वारी ने बाद में इन सड़कों को चलाने की जिम्मेदारी या इन्हें एक तरह से अडानी समूह को बेच दिया था कि अडानी समूह इसको चलाएगा। और इसमें जो मैक्वारी एशिया के साथ जो कंपनी थी और जो टोल कंपनी थी सवर्णा टोल प्राइवेट लिमिटेड, उसमें अडानी समूह ने हिस्सेदारी ली थी। लेकिन अब अडानी समूह ने BSE को, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, अपनी फाइलिंग में, अपनी सूचनाओं में बताया है कि कंपनी अब ये सड़कें चलाने की स्थिति में नहीं है, कंपनी से बाहर निकलना चाहती है। और इससे ये लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के एक और क्षेत्र में अडानी को अब निवेश करने में दिक्कत आ रही है। अडानी के पास कुछ और भी नई बड़ी सड़क परियोजना है, जिसमें उत्तर प्रदेश की एक सड़क परियोजना है, हालांकि उसके बारे में भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन रोड सेक्टर से अडानी समूह की वापसी शुरू हो गई है, निकासी शुरू हो गई, ये साबित करता है। यहाँ मैक्वारी की बड़ी मुश्किल है, क्योंकि मैक्वारी पहले ही घोषणा कर चुकी है कि भारत में जो भी अपने बची हुई एसेट्स हैं उनको भी बेचना चाहती है और भारत से वो एग्जिट करना चाहती है रोड एसेट से। अब ये वापस आने के बाद इन सड़कों को खरीदने के लिए नए ग्राहकों की तलाश होगी। दुनिया भर में महंगाई को काबू करने के लिए दुनिया भर में बीते 1 साल में बढ़ रही ब्याज दरों का दौर शायद अब किनारे पर है, खत्म होने वाला है। अमेरिकी सेंट्रल बैंक के अधिकारियों ने अगली बैठक में ब्याज दरों में बढ़ोतरी को रोकने के संकेत दिए हैं। दूसरी तरफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक की चीफ ने कहा है कि भविष्य में ब्याज दरों में बढ़ोतरी ज़्यादा तेजी से नहीं होगी। इधर भारत में भी कई बैंकों ने जमा और कर्ज पर ब्याज दरें घटाना शुरू कर दिया है। पंजाब नेशनल बैंक ने फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दर घटाई है। साथ में ICICI बैंक ने कुछ अवधि के लिए MCLR में भी कटौती की है। सर क्या बता रहा है ये मिला जुला रुख अमेरिका से यूरोप तक और भारत तक? अमेरिका और यूरोप के बाजारों में मंदी की आशंका अब गहराने लगी है और इसके संकेत हमें 2 महत्वपूर्ण हिस्सों से मिलते दिखते हैं। एक तो कमोडिटी की प्राइसेस में मंदी भी है, नरमी भी है और तेज गिरावट भी दिख रही है। कच्चे तेल की कीमत पर हम लगातार आपसे बराबर बात कर रहे हैं कि $75 से नीचे है। दूसरी चीज़ है कि अब जब जैसे जैसे दुनिया में ब्याज दरों के बढ़ने के असर दिखने लगे हैं, मांग कम होना शुरू हुई है, दुनिया के बैंकरों को और सरकारों को इस बात की चिंता होने लगी है कि ग्रोथ की भी ज़रूरत है। हालांकि स्पष्ट रूप से किसी भी बैंक ने ब्याज दरें कम करने की घोषणा नहीं की है, पर बढ़ोतरी की रफ्तार को धीमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। फेडरल रिजर्व हालांकि भी हॉकिश है, वो बताएगा कि फेडरल रिजर्व बाद में कि वहाँ पर ब्याज दरों में क्या होगा। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने कहा है कि महंगाई मौजूद है,
है, उसकी वो चुनौती है, लेकिन फिलहाल ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया को थोड़ा रुक रुक कर किया जाएगा। लगभग भारत के रिजर्व बैंक ने जैसा किया है वैसा ही संकेत दुनिया के बाकी देशों के बैंक भी दे रहे हैं। और इसके साथ एक दूसरी जो बड़ी सबसे बड़ी चिंता की बात है और अगर ये वास्तविकता साबित होती है तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर समय से पहले या जल्दी आ सकता है। वो चीन की अर्थव्यवस्था से आने वाले आंकड़े हैं। चीन की अर्थव्यवस्था में रिकवरी की रफ्तार एकदम टूट गई। जो उम्मीद की जा रही थी फरवरी मार्च में कि चीन तेज़ी से रिकवर करेगा, मई के आंकड़ों में वैसी तस्वीर आती नहीं दिखाई दी। मई में फैक्ट्री आउटपुट भी नहीं बढ़ा है और इस स्थिति में अगर चीन की अर्थव्यवस्था जो दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकॉनमी है, अगर उसमें मंदी आती है तो फिर उसका असर दुनिया के बाकी बाज़ारों पर भी पड़ेगा और इसलिए दुनिया के बाकी देश भी अब पूंजी की लागत कम करने के बारे में विचार करने लगे हैं। चीन के आंकड़े क्या कहते हैं आपको शुभम बताएंगे। चीन की अर्थव्यवस्था से खराब आंकड़ों का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक चीन का मैन्युफैक्चरिंग PMI मई में घटकर 48.8 रह गया, जो इससे पहले अप्रैल में 49.2 था। चीन की कारखाना गतिविधियों में गिरावट का प्रमुख कारण कमजोर वैश्विक मांग को माना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अब दिन की सबसे बड़ी खबर की ओर। खबरें आज घोटालों की हैं, खबरें आज फ्रॉड्स की हैं, खबरें आज उन पर नकेल कसने की। पहली खबर, आज एक आंकड़ा छपा देश भर में कार्ड और इंटरनेट फ्रॉड का। कोरोना काल से लेकर अब तक देश में कार्ड और इंटरनेट फ्रॉड में 257% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022-23 के दौरान देश भर में 6,659 कार्ड या इंटरनेट फ्रॉड सामने आए हैं। 21-22 में यह आंकड़ा 3,596 का था। कोरोना शुरू होने वाले वर्ष यानी 2021 के दौरान सिर्फ 2,545 मामले सामने आए थे। हर साल फ्रॉड तेजी से बढ़ रहे हैं। सर, ये कहाँ हो रहे हैं सबसे ज़्यादा फ्रॉड? दो चीज़ें इस आंकड़े में समझने वाली हैं जिससे कि हम और आप सारे लोग जूझ रहे हैं। एक तो कोविड के दौरान भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शंस में इंटरनेट के इस्तेमाल से वित्तीय लेन देन में एकदम तेज़ी से उछाल आया कोविड के दौरान और उसका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ या आप ये कहें उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया फ्रॉड करने वाले, ब्लैकमेल करने वालों ने, डेटा चोरी करने वालों। तो ये आंकड़ा इतनी बड़ी बढ़ोतरी दिखाता है कि कोविड के बाद जो भारत के वित्तीय व्यवहारों में परिवर्तन हुआ, जो फाइनेंशियल बिहेवियर में परिवर्तन हुआ, वो परिवर्तन फ्रॉड के रूप में, फ्रॉड बढ़ने के रूप में सामने आया और इससे जो भारत का वित्तीय सिस्टम था, जो बैंकों का सिस्टम था, वो काफ़ी हद तक कमज़ोर, ढीला ढाला साबित हुआ क्योंकि हर कोई व्यक्ति, हर तीसरा चौथा व्यक्ति किसी न किसी तरह से या तो फ्रॉड के चपेट में आया या शिकार हुआ या उसे किसी स्पैम से भेजा गया। ये इन आंकड़ों से दिखाई देता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इन आंकड़ों से दिखती है कि एडवांस और लोन के पेमेंट्स में सबसे ज़्यादा फ्रॉड दिखाई दिए हैं, सबसे बड़ी संख्या उसमें। यानी इस दौरान जो वित्तीय संकट आए लोगों के परिवारों में, कामकाज पे, कारोबारों में, उनका फ़ायदा उठाकर बहुत सारे डिजिटल लोन ऐप्स ने, डिजिटल लोन देने वाली कंपनियों ने और इस तरीके की कोशिशों में बहुत सारे फ्रॉड किए गए। ये दूसरा हिस्सा ये बताता है। यानी पूंजी की कमी थी, लोगों ने मोबाइल से लोन लेने की कोशिश की और उसमें उनको बड़ा नुकसान हुआ और फ्रॉड का शिकार होना पड़ा। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह कि जो कार्ड्स के जरिए पेमेंट किए गए या जो बाकी पेमेंट सिस्टम्स के जरिए पेमेंट किए गए, उनमें फ्रॉड की संख्या बढ़ी है। यानी भारत की डिजिटल इंडिया और डिजिटल क्रांति की सफलता भी एक तरफ है, लेकिन उसके समानांतर भारत में डिजिटल फ्रॉड्स की जितनी तेज़ी से संख्या बढ़ी और जितना बड़ा आकार बढ़ा है, वो वास्तव में चौंकाने वाला और डराने वाला है। आगे बढ़िए, अब GST का हाल देखिए। नोएडा में पुलिस ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है जो फर्जी कंपनियां बनाकर सरकार से हजारों करोड़ रुपए के GST की चोरी कर रहे थे। इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 3 CA सहित 7 लोग फरार हैं। इन लोगों ने करीब 2,500 फर्जी कंपनियां बना रखी थी, 15,000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की थी, 4.5 लाख लोगों के पैन कार्ड की डिटेल भी इनके यहाँ से बरामद हुई है। सर, ये कंपनियां कर क्या रही थी? ये GST जिसके बारे में हम लगातार सुनते आए थे कि GST पारदर्शी है, GST में फ्रॉड की कोई संभावना नहीं है, सब कुछ डिजिटली है और GST के तौर पर है। GST को जैसे जैसे पुराना होते हम देख रहे हैं, GST के अंदर फ्रॉड और धोखाधड़ी के मामले बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गए कि एक छोटी सी ज्योग्राफी में, नोएडा की ज्योग्राफी में 15,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया GST में, जो कि बहुत बड़ी संख्या है GST के एक छोटी सी ज्योग्राफी के हिसाब से। ये कंपनियाँ क्या करती थी? इन कंपनियों ने में जिन लोगों को पकड़ा गया उनसे पूछताछ में पता चला ये फर्जी कंपनियां थी। इनका मुख्य काम इनपुट टैक्स क्रेडिट वसूलना था। ये किसी दूसरे लोगों के बिहाफ पर सामान खरीदती थी और उस इनपुट टैक्स क्रेडिट की वसूली करती थी। पर इससे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात इस फ्रॉड में शुभम है वो ये कि इन कंपनियों के लोगों ने लोगों के डेटा भी चोरी किए थे।
इनके पास से जो पैन कार्ड मिले हैं 6.3 लाख लोगों के पैन कार्ड डिटेल्स मिले हैं। यानी ये फर्जी कंपनियां बनाने के लिए, इनका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भी जो था वो डेटा चोरी किया गया था। अब यहाँ हमें भारत के जीएसटीएन की सबसे बड़ी चुनौती दिखाई देती है। जीएसटीएन के पास जाने वाला पैन कार्ड तो असली था, पैन नंबर तो असली था, क्योंकि वहाँ रजिस्ट्रेशन असली पैन नंबर पर हुआ, उस पर जीएसटी का नंबर भी हुआ, लेकिन वो पीछे से चोरी होकर आया था। ये बात जीएसटीएन नहीं पकड़ सका या नहीं जान सका। भारत के पास ऐसी कोई रिपॉजिटरी अभी नहीं है जो भारत के टोटल इंटरनेट सिस्टम में या सरकारी डेटा सिस्टम को बता सके कि वो चोरी का डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन में या नहीं। वो केवल इतना जानते हैं कि उनके पास पैन का डेटा सही होना चाहिए। उसका फायदा उठाकर ये 2000 के आसपास कंपनियां बनाई गई अलग अलग तरीके से, और इनके जरिए जीएसटी में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, यानी जो कच्चे माल पर या किसी सेवा पर चुकाया जाने वाला कर्ज है, उसकी वसूली की गई। दूसरा और फ्रॉड इसके साथ हुआ वो ई वे बिल जनरेशन का था। हम लगातार ई वे बिल जनरेशन के और ई वे बिल के जरिए भारत में जीएसटी का कारोबार बढ़ने की खबरें सुनते हैं, लेकिन इस गिरोह ने ई वे बिल बनाने में भी बहुत सारे फ्रॉड किए, डॉक्यूमेंट्स फ्रॉड किए, और माल की फर्जी आवाजाही दिखाकर उस पर भी इनपुट टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट की वसूली की गई है। सरकार को इस साल जनवरी में ये बात पता चली, जब ये बड़े पैमाने पर जीएसटी के डेटा की एनालिसिस की गई कि भारत में तो बहुत सारी कंपनियां सिर्फ नाम पर चल रही हैं और इनपुट टैक्स रेट वसूल रही, और उसका वो जो धंधा कोई करती वही धंधा, उनका कोई काम नहीं है, उनके पास कोई बिजनेस नहीं, वो उनके जीएसटी नंबर सही हैं पर बाकी सारा कामकाज फ्रॉड है। तब ये पूरा अभियान चलाया गया, जिस अभियान से निकलकर बड़ी सनसनीखेज जानकारियाँ निकलकर सामने आ रही हैं, और दिख रहा है कि जीएसटी के पूरे सिस्टम के अंदर कितनी लंबी सुरंग है, कितना बड़ा लूप होल है, कितनी बड़ी खामियां हैं, जिसके कारण ये बड़े फ्रॉड हो रहे हैं। एक जगह खामियों को कसने के लिए, लूपहोल्स को कम करने के लिए कोशिश हो रही है। गूगल ने अपने प्ले स्टोर पर मौजूद सभी लैंडिंग ऐप्स के लिए नए नियम जारी किए हैं। नए नियमों के तहत लैंडिंग ऐप अपने ग्राहकों के फ़ोन के कॉन्टैक्ट डिटेल, लोकेशन हिस्ट्री, फोटोग्राफ, वीडियोज़, स्टोरेज, इनको अपने पास नहीं रख सकते हैं। सर, इसके अलावा और नए नियमों में क्या कहा गया है? रिजर्व बैंक की सख्ती यहाँ काम आ रही है। पिछले 1 साल से रिजर्व बैंक मोबाइल फ़ोन के जरिए जो लोन देने वाले ऐप्स हैं उन पर तरह तरह से सख्ती कर रहा है, और ये नसीहत मिली चाइनीज़ लोन ऐप्स के पूरे स्कैम से, जिसको हमने 2020 और 21 के दौरान देखा था कि पूरे देश में चाइनीज़ लोन्स कंपनियों ने लोन बांटे थे, फिर उनकी वसूली की थी। वसूली के बाद बहुत तरीके के घोटाले और उत्पीड़न के मामले सामने आए थे। गूगल, जो कि इस तरीके के लोन ऐप डाउनलोड का प्रमुख स्रोत है, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन्स पर ही ज़्यादातर ऐप काम करते हैं, प्ले स्टोर के जरिए डाउनलोड किए जाते हैं। रिजर्व बैंक की सख्ती के बाद गूगल ने बिल्कुल सारे नियम बदल दिए हैं लोन ऐप्स के लिए, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, बाकी चीज़ें शुभ हमने आपको बताई कि प्राइवेट डेटा में एक्सेस नहीं मिलेगा, प्राइवेट कंटेंट में एक्सेस नहीं मिलेगा। इसके साथ गूगल ये भी इंश्योर करने जा रहा है कि लोन देने वाले ऐप या लोन देने वाली ऐप कंपनी और लोन लेने वाले के बीच में जो भी अनुबंध होगा, ब्याज दरें चुकाने का, कर्ज को समय सीमा पर देने का, मॉर्टगेज का, कोई चीज़ गिरवी रखने का, वो पूरी तरह सार्वजनिक किया जाएगा और वो सामने लाया जाएगा। हो ये रहा था इसमें कि लोग ऑनलाइन अप्लाई करते थे और ऑनलाइन ही शर्तें मंजूर कर लेते थे, और उन शर्तों को पढ़ना उनके वश की बात नहीं होती थी, क्योंकि उसमें बहुत सारी शर्तें होती हैं। आज भी भारत के लोन डॉक्यूमेंट्स बेहद कठिन, बेहद लंबे, बेहद उलझाऊ और तरह तरह से फंसाने वाले होते हैं। जो आप सामान्य रूप से भी कहीं लोन लेने जाते हैं किसी बैंकों में भी, तो उनके भी डॉक्यूमेंट्स कॉम्प्लिकेटेड और कठिन होते हैं, और उस चपेट में आकर बहुत सारे लोग फंसते थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि उनको जो लोन दिया जा रहा है वो किस शर्त पर दिया जा रहा है। अगर ये प्रक्रिया प्रभावी होती है और इसमें खासतौर पर ये सारी शर्तें उन भाषाओं में भी बताई जाती हैं जिन भाषाओं में लोग हैं, तो हो सकता है कुछ हद तक लोग सतर्क होंगे और जान सकेंगे कि वो लोन लेने से पहले क्या वादा, किस शर्त पर दस्तखत कर रहे हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं मनी सेंट्रल झटपट। इंटरकनेक्शन यूजेस चार्ज यानी IUC को लेकर इनकम टैक्स विभाग ने रिलायंस जियो, इन्फोकॉम, टाटा कम्युनिकेशन को नोटिस भेजा है। विदेशी टेलीकॉम कंपनियों को किए गए IUC भुगतान पर TDS न काटने पर दोनों कंपनियों को ये नोटिस दिया गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि IUC पर TDS की कटौती लागू होती है, क्योंकि इसमें मानव हस्तक्षेप होता है। कंपनियां इसका विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि IUC पूरी तरह से ऑटोमेटिक है, इसलिए ये कर कटौती के दायरे में नहीं आता है। IUC वह कॉस्ट है जिसका भुगतान एक मोबाइल ऑपरेटर दूसरे मोबाइल ऑपरेटर को एक दूसरे के कॉल कनेक्शन के लिए करते हैं। देश में नई उद्योग नीति जल्द सामने आ सकती है। नई उद्योग नीति तैयार करने के लिए केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों में बातचीत शुरू हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नई उद्योग नीति में
देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा सकता है, साथ में एक्सपोर्ट बढ़ाने पर भी जोर हो सकता है। इससे पहले देश में 1956 और 1991 में उद्योग नीति आ चुकी है। नई उद्योग नीति में 1991 की नीति को बदला जाएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। आगे पाकिस्तान की बात। पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को डूबने से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से नए लोन की मांग कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने IMF प्रमुख क्रिस्टीना जॉर्जिविया से फ़ोन पर बातचीत करके नए ऋण की मांग की है। शरीफ ने 2019 में हस्ताक्षर किए $6.5 अरब के ऋण समझौते पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है। ये समझौता इस महीने के अंत में ख़त्म होने वाला है, इसलिए अगले कर्ज की तैयारी शुरू कर दी गई है। मार्च तिमाही के दौरान अनुमान से ज़्यादा GDP ग्रोथ के बाद अलग अलग एजेंसियों ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत के ग्रोथ अनुमान को बढ़ा दिया है। स्टेट बैंक के इकोनॉमिक रिसर्च विभाग ने 2023-24 के ग्रोथ अनुमान में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर इसको 6.7% कर दिया है। इसके अलावा JP मॉर्गन ने ग्रोथ अनुमान में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है, हालांकि ये बढ़ोतरी के बाद भी 5.5% पर पहुंचा है। सर, कोई टिप्पणी आपकी? पाकिस्तान पे की तरफ से IMF से कर्ज लेने की नई कोशिशें शुरू हुई हैं और ख़ासतौर से जो पुरानी डील थी, जो 2019 की डील थी, उसे रिवाइव करने की बात कही गई। पाकिस्तान को अभी $2 अरब की सहायता IMF से मिलनी है, वो तो नहीं आई है, पर $6.5 अरब के लोन की जो बातचीत पहले टूट गई थी उसे शुरू करने की बात हुई है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने IMF से बात की है। पाकिस्तान की समस्या इस समय ज़्यादा जटिल और गहरी है। उसे तात्कालिक तौर पर अपने आयात के लिए भी पैसा चाहिए, विदेशी पूंजी चाहिए, विदेशी मुद्रा चाहिए, और अगले साल बड़ी देनदारी पाकिस्तान पर आने वाली है। पाकिस्तान $25 बिलियन की देनदारी के करीब खड़ा है, जो अगले वित्त वर्ष में आएगी, और इसलिए पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के खतरे के बिल्कुल पास है। IMF इस नई कोशिशों पर कैसे प्रतिक्रिया देता है, इससे निर्भर होगा कि पाकिस्तान को कर्ज मिलेगा या नहीं। ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। खबरें और भी हैं, वो खबरें कहाँ मिलेंगी आपको? वो खबरें मिलेंगी मनी 9 की वेबसाइट पर। क्या आप जानते हैं कि वित्त वर्ष 2023 में जो प्राइवेट बैंकों में जमा करने की रफ्तार थी वो सरकारी बैंकों से ज़्यादा थी, जो ग्रोथ थी वो प्राइवेट बैंकों में ज़्यादा थी। प्राइवेट बैंकों में लोगों ने ज़्यादा जमा क्यों किया, आप ये जानना चाहेंगे? तो आइए आप मनी 9 की वेबसाइट पर। आपको पता है भारत में एक ऐसा इंश्योरेंस लॉन्च हुआ है जो जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे आपका मुआवजा बढ़ा देगा। आप भी कहेंगे गर्मी के साथ मुआवजा कैसे बढ़ा देगा? तो ये आया है पशुओं के लिए। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी कैसे उसका मुआवजा बढ़ेगा, क्या उसकी मैट्रिक्स है, क्यों बढ़ेगा, ये सब कुछ आपको पता चलेगा हमारी वेबसाइट पर। एक सर्वे आया जिसमें पता चला कि कस्टमाइज्ड हेल्थ प्लान को लोग पसंद करते हैं। कौन पसंद करता है, हेल्थ इंश्योरेंस कैसे कस्टमाइज कराया जाता है, ये सब कुछ आपको पता चलेगा मनी 9 की वेबसाइट पर। और ढेर सारी तमाम खबरें हैं जो मनी 9 की वेबसाइट पर करीने से सजी हैं। आइए पढ़िए, लॉगिन करिए। चलिए अब इजाजत लेते हैं, अगली मुलाकात आपसे करेंगे रविवार को सुबह 11:15 बजे इकोनॉमिक में। सर, क्या खास होगा वहाँ? इस बार का इकोनॉमिक में हम आपको एक ऐसी दुनिया की तरफ ले चलेंगे जिसके बारे में शायद आप सुर्खियों में नहीं देखते हैं। आप भारत की G20 की बैठकों और भारत में अलग अलग हो रहे G20 के सम्मेलनों के बारे में थोड़ा पढ़ते रहें, पर उन सम्मेलनों में जो सामने दिख रहा है और जो पर्दे के पीछे हो रहा है उसमें बड़ा फ़र्क है। पर्दे के पीछे दुनिया के सबसे बड़े सूदखोर से, दुनिया के सबसे बड़े शायलाक से, जिस शायलाक शब्द से अगर आप परिचित हैं, अगर आपने शेक्सपियर का नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ा या देखा होगा, दुनिया के सबसे बड़े सूदखोर से, सबसे ज़्यादा कर्ज देने वाले एक देश से सौदेबाजी चल रही है। आप कहेंगे देश कर्ज तो IMF और वर्ल्ड बैंक देता है, नहीं, दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्ज देने वाला देश, दुनिया का सबसे बड़ा लेंडर है चीन। और चीन ने G20 की सफलता को, चीन अगर मानता है तो G20 की सफलता तय होगी। चीन ने दुनिया में अपने कर्ज का जाल कैसे फैलाया, कितना बड़ा है, कितना गहरा है, शर्तें क्या हैं, चीन उनकी वसूली कैसे करता है, इस सब पर केंद्रित है इस बार का इकोनॉमिकम। और समझिए कि चीन ने दुनिया में कर्ज के जाल को फैलाकर कैसी परिस्थितियां तैयार की हैं कि IMF और विश्व बैंक भी चीन के सामने छोटे पड़ गए हैं इस पूरे कर्ज देने के कारोबार में। चलिए इस बार इकोनॉमिकम में मिलते हैं, चीन पर चर्चा करते हैं। लेकिन ये इकोनॉमिकम आपको कहाँ मिलेगा? सिर्फ मनी 9 के मोबाइल ऐप पर। आज ही डाउनलोड कीजिए अगर अब तक डाउनलोड नहीं किया है। ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। कुछ ही देर में आ रहा है कॉर्पोरेट सेंट्रल। दीजिए इजाजत, नमस्कार।